स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SFM एजुकेशन हब में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा के अंदर टॉपिक नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। इनके बारे में कुछ ऐसे समझिए आप कि जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, जो पुरानी सोच के वैज्ञानिक थे, हालांकि थे तो बहुत लीजेंड, लेकिन पुरानी सोच के मतलब जो पहले वैज्ञानिक आए थे उन्होंने कहा था कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं जैसे -1, -2, सॉरी ऋणात्मक संख्याएं -3, -4, इनके वर्गमूल होते ही नहीं है। उन्होंने कहा था इनके वर्गमूल होते ही नहीं, लेकिन फिर और नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि संख्याएं भी भाई साहब दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक और एक मतलब रियल नंबर, और एक काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर। उन्होंने कहा था कि इनके वर्गमूल होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? काल्पनिक। उन्होंने कहा था काल्पनिक संख्या के बारे में बताते हुए कि आयोटा बराबर होता है √-1। अब दोनों पक्षों में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। दोनों पक्षों में अगर मैं फिर आयोटा का गुणा कर दूं तो इधर तो आयोटा क्यूब, इधर तो आयोटा क्यूब, लेकिन उधर क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा। इधर फिर आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर तो आयोटा की पावर 4, और उधर क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू माइनस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर क्या थी? -1, तो आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इतना समझ आया? फिर आगे कुछ वैज्ञानिक और आए, उन्होंने कहा सर काल्पनिक जो आपने वर्गमूल जो काल्पनिक संख्याएं बताई है उनसे संबंधित और भी संख्याएं होती है, जिन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, मतलब मिलकर बनी हुई संख्याएं, जिन्हें हम दर्शाते हैं z से, और कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि a + आयोटा b, जहां a तो है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ z, और b है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। a है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग और b है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। इसमें देखिए स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट जब a बराबर 0 होगा तो इसमें वैल्यू रखने पर z बराबर आ जाएगा आयोटा b। ये है शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर। और जब b बराबर 0 होगा तो इसमें रखने पर z बराबर a, इसे हम कहेंगे शुद्ध वास्तविक संख्या, प्योर रियल नंबर। ठीक है, z बराबर a। इतना समझ आया? इतना समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या क्रमिक युग्म के रूप में। एक वैज्ञानिक नए आए थे मेल्टेनी नाम से, उन्होंने कहा सम्मिश्र संख्या को जो a + आयोटा b है, z बराबर a + आयोटा b, उन्हें हम a, b के रूप में लिख सकते हैं। a, b संख्या से हम कैसे लिखेंगे? a + आयोटा b। तो इससे हमें यह समझ में आया कि जो क्रमिक रूप में पहले आएगा वो तो क्या होगा? सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और जो बाद में आएगा वो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होगा। कितना समझ आया? इतना समझ आया? आगे सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय को समझने की चीज नहीं है, लेकिन 2 सेकंड की चीज है, वो भी समझ लो। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को हम c से दर्शाते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को हम c से दर्शाते हैं, और उन्हें कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि a + आयोटा b इस प्रकार से है कि a और b किसमें बिलोंग करते हैं? r में। a + आयोटा b इस प्रकार से है कि a और b किसमें बिलोंग करते हैं? रियल नंबर r के अंदर। बस यही है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। खत्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लीजिए आप। फर्स्ट, यदि
यदि कोई सम्मिश्र संख्या z 0 के बराबर है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर है तो z को हम क्या लिखते हैं a प्लस आयोटा b। अगर कोई सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर है तो उस कंडीशन के अंदर सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग भी 0 होगा और काल्पनिक भाग भी 0 होगा, दोनों के दोनों 0 के बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 2, यदि दो सम्मिश्र संख्या पहले मान ली मैंने a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरी z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2, ये दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, यदि दोनों आपस में बराबर होती है तो दोनों के वास्तविक भाग भी बराबर होंगे और काल्पनिक भाग भी बराबर होंगे। यदि दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर है तो दोनों के वास्तविक भाग भी आपस में बराबर है और दोनों के काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर है। इतना समझ आया होगा? इतना आया? बस अब देखिए सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग मैंने मान लिया पहले सम्मिश्र संख्या है a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरी सम्मिश्र संख्या है a2 प्लस आयोटा b2। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़ते टाइम बस इतना ध्यान रखना है कि वास्तविक भागों को तो अलग जोड़ दो और काल्पनिक भागों में आयोटा कॉमन लेके उनको अलग जोड़ दो। बस वास्तविक भागों को अलग जोड़ दो, काल्पनिक भागों में आयोटा कॉमन लेके उनको अलग जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना है। इतना समझ आया? अब देखिए योगात्मक तत्समक, योग पढ़ा दिया, अब देखिए योगात्मक तत्समक। पहले ये देखिए तत्समक अवयव है क्या। तत्समक अवयव ये भी 2-3 प्रकार है, पहले मछली दो ही होते हैं। एक तो योगात्मक तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक। अभी हम योग पढ़ रहे हैं तो अभी सम्मिश्र संख्या के लिए केवल इसी का बताऊंगा, लेकिन समझाने के लिए मैं दोनों का समझा दूंगा ताकि मुझे आगे समझाने की जरूरत ना पड़े। मैं सम्मिश्र संख्या को बोलता हूं और मैं जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनके लिए मैं बात करता हूं। तत्समक अवयव होता क्या है? तत्समक अवयव ये है कि किसी भी संख्या को अगर किसी ऐसी संख्या से गुणा करें, किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि वही संख्या फिर से आ जाए, वही संख्या फिर से आ जाए, किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि वही संख्या फिर से आ जाए। सभी संख्याओं के लिए ये संख्या सेम होगी। यहाँ योगात्मक तत्समक है तो यहाँ प्लस करो, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें अगर वो जोड़ूं तो वही संख्या फिर से आएगी, अगर आगे वाली संख्या में भी वही जोड़ूं तो वही 4 फिर से आ गया। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ता हूं तो वही संख्या फिर से आ जाती है। अब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए 0 जो है वो क्या है? योगात्मक तत्समक। बस यही चीज गुणा के लिए लगानी है। कोई ऐसी संख्या जिसे अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो वही संख्या फिर से आ जाए। अब आप तुरंत बोलोगे कि सर एक ऐसी संख्या है जिसे दुनिया की किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो संख्या फिर से आ जाती है। तो एक सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक अवयव है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब मैं बात करता हूं सम्मिश्र संख्या की, योगात्मक तत्समक की बात कर रहा हूं। तो मैंने मान लिया सम्मिश्र संख्या है a1 प्लस आयोटा b। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ूं? योगात्मक है, योगात्मक है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि यही फिर से आ जाए? तो आप लोगों को जोड़ना तो 0 ही है, लेकिन 0 भी किस रूप में? सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो ठीक है, 0 बराबर 0 प्लस आयोटा 0। अगर मैं ये जोड़ देता हूं तो वास्तविक भागों को अलग जोड़ दूं, आयोटा कॉमन लेके काल्पनिक भागों को अलग जोड़ दूं, a1 प्लस आयोटा b1। यहाँ इसे हम कहते हैं शून्य सम्मिश्र संख्या, इसे हम कहते हैं शून्य सम्मिश्र संख्या। इसे बड़े 0 से दर्शाया जाता है, बड़े 0 से दर्शाया जाता है। तो यहाँ क्या होंगे? जो शून्य सम्मिश्र संख्या है वो सभी सम्मिश्र संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक है। इतना समझ आया? अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम।
तत्समक अवयव का पता चला, योगात्मक प्रतिलोम। तत्समक हटा के अब आ गया प्रतिलोम, वही योगात्मक है। तो ऐसी कोई संख्या, जैसे मैं आपको फिर से नंबर्स के लिए समझाता हूं कि मान लो मेरे पास है 5। अब योगात्मक तत्समक क्या था पहले? 0। योगात्मक तत्समक क्या था? 0 संख्याओं के लिए। अब समझिए इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि मेरे पास तत्समक अवयव आए। तत्समक अवयव आए, तो तत्समक अवयव 0 था, आपको पता है कि सर माइनस का 5 जोड़ दो। अब यहाँ पे 2 आए तो आप बोलोगे सर माइनस का 2 जोड़ दो तब तत्समक अवयव आ जाएगा। तो हाँ, अब यहाँ पे भी सेम वही बात होगी, यहाँ पर भी सेम वही बात होगी कि अगर Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 है तो समझना Z2 को ऐसा क्या रखूं कि आगे शून्य सम्मिश्र संख्या आ जाए। शून्य सम्मिश्र संख्या आ जाए तो आप बोलोगे कि सर Z2 बराबर मान लो आप माइनस का A माइनस का आयोटा B। जब दोनों को जोड़ूंगा A1 प्लस आयोटा B1 प्लस माइनस का, सॉरी, अगर Z बराबर ये है तो Z माइनस का ये, माइनस का A माइनस का आयोटा B। शून्य सम्मिश्र संख्या आ जाएगी, 0 प्लस आयोटा 0 शून्य सम्मिश्र संख्या आ जाएगी। ध्यान रहे यहाँ अगर कोई Z है तो इसके योगात्मक प्रतिलोम को माइनस का Z से दर्शाया जाता है। ये है Z का, ये दोनों बराबर नहीं है। Z का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? माइनस का Z का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? माइनस का Z। मतलब इसमें कुछ ऐसा जोड़ा कि इसमें 0 प्लस आयोटा 0 आ जाए। अब ध्यान रहे हमेशा यही नहीं होगा, ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमेशा आती है A प्लस आयोटा B। अब आपको ये बोल दे कि Z बराबर A माइनस आयोटा B, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालो तो आपको क्या करना है? माइनस का Z बराबर माइनस का A प्लस आयोटा B, इसका योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको Z को किससे गुणा करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। इतना समझ आया? आगे सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, अगर एक सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 है और दूसरी सम्मिश्र संख्या A2 प्लस आयोटा B2 है तो दोनों को गुणा कैसे करेंगे? A1 प्लस आयोटा B1 डॉट A2 प्लस आयोटा B2। तो देखिए इसको इससे गुणा A1 A2 प्लस A1 डॉट आयोटा B2 प्लस आयोटा B1 डॉट A2 प्लस आयोटा B1 डॉट आयोटा B2। यहाँ देखिए A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2। आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, तो हुआ ये माइनस का B1 B2। वास्तविक भागों को अलग जोड़ दो, काल्पनिक भागों में आयोटा कॉमन लेके उनको अलग जोड़ दो। A1 B2 प्लस B1 A2। इतना आया समझ में? ध्यान रहे सम्मिश्र संख्याओं के गुणा के बाद भी सम्मिश्र संख्या मिली है, सम्मिश्र संख्या के योग के बाद भी सम्मिश्र संख्या मिलेगी, सम्मिश्र संख्या के अंदर के बाद भी सम्मिश्र संख्या मिलेगी। इतना आया समझ में? अब अगर शॉर्ट रूप में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? इसको इससे गुणा, माइनस B1 को B2 से गुणा, प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। इतना समझिए आप, इतना समझिए। केवल इसमें B1 B2 माइनस का होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। इतना समझ आया होगा? सम्मिश्र संख्याओं का गुणा समझ आया होगा? अब देखिए सम्मिश्र संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम मत पढ़ो, पहले गुणात्मक तत्समक, पहले तत्समक पढ़ेंगे तभी तो प्रतिलोम आएगा।
गुणात्मक तत्समक मैंने मान लिया एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा b। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करूंगी ये फिर आए आप बोलोगे सर एक, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तभी वो आएगा वरना चेंज हो जाएगा। तो मैं एक से गुणा करूंगा तो इसको कुछ सम्मिश्र संख्या के रूप में ऐसे लिखूंगा कि एक बराबर एक प्लस आयोटा गुणा जीरो। ध्यान रहे ये जीरो है, ठीक है। तो z डॉट a करूंगा तो a प्लस आयोटा b डॉट एक प्लस आयोटा जीरो। अभी मैंने कहा था a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस b1 a2। तो a माइनस जीरो प्लस आयोटा जीरो प्लस b, तो क्या आ गया a प्लस आयोटा b, ये क्या आ गया z डॉट 1। फिर से वही आ गया गुणात्मक तत्समक, गुणा करने पर वही संख्या फिर से, तो एक क्या गया यहाँ गुणात्मक तत्समक सम्मिश्र संख्या के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम के लिए देखिए अगर कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b है तो अब ऐसी संख्या से गुणा करो। गुणात्मक तत्समक अवयव क्या है एक। अब मुझे इस z को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 1 आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए बराबर में। अब आप बोलोगे कि सर जैसे अगर हम नंबर्स के लिए दें जैसे 2, तो 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तब 1 आएगा, 3 को 1/3 से करेंगे तो कट के 1 आएगा। तो मतलब 1 के बट्टे में उनका उल्टा आ रहा है तो इसका ही उल्टा ही आएगा। तो अगर ये a प्लस आयोटा b है तो इसका प्रतिलोम क्या आएगा a1/a प्लस आयोटा b। अब देखिए इसका प्रतिलोम क्या आ गया a प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस आयोटा b, या z इनवर्स बराबर a प्लस आयोटा b। ध्यान रहे योगात्मक प्रतिलोम को हम माइनस z से दर्शा रहे थे, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम को हम z इनवर्स से दर्शाते हैं। किससे z इनवर्स से, सॉरी यहां पर a प्लस आयोटा b नाम है 1/a प्लस आयोटा b आएगा, 1/a प्लस आयोटा b। इतना आया समझ में, इतना आया। अगर आपको सिंपलीफाई करना है इसको तो कैसे करोगे, देखो z इनवर्स में यहां लिख देता हूं गुणात्मक प्रतिलोम है 1/a प्लस आयोटा b। अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण कर दूं, अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण कर दूं तो ऊपर आएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को मैं अगर अलग अलग करूं तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया आपके पास z इनवर्स। अगर आपको z इनवर्स पूछा जाए तो ये अगर कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b है तो उसका z इनवर्स डायरेक्ट ये होगा, डायरेक्ट याद रख लेना a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b। ये माइनस आगे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल मैंने इसलिए चेंज किया कि आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म मिल जाए, बाकी आप इस माइनस को आगे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। गुणात्मक प्रतिलोम आया। अब दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग, सम्मिश्र संख्याओं का भाग आप अपने आराम से बिल्कुल आराम से कर सकते हो। दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग देखो, ये आपको आपके लिए होमवर्क है। अगर z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1 है, z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2 है, तो सम्मिश्र संख्याओं का भाग कुछ ऐसे होगा
यहाँ भी कुछ नहीं करना, हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ होगा a2 माइनस आयोटा b2, a2 माइनस आयोटा b2। यहाँ ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, सॉरी हाँ ऊपर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा और नीचे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। इसको आप आराम सॉरी ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ a1 है, यहाँ b2 है, यहाँ b1 यहाँ b2। नीचे लगेगा a प्लस b और a माइनस b। ऊपर a लगेगा, ऊपर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये है आपके लिए होमवर्क और आपको वो शॉर्ट रूप में याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होता तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हर सम्मिश्र संख्या के भाग को हर का परिमेयकरण करके सोल्व कर लो। इतना आया होगा सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब देखो सम्मिश्र संख्या का मापांक, अगर मान लो मॉड्यूलस, अगर कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b इस रूप में हो, चाहे कोई सम्मिश्र संख्या माइनस a आयोटा b इस रूप में हो, चाहे कोई सम्मिश्र संख्या माइनस a माइनस आयोटा b इस रूप में हो, चाहे कोई सम्मिश्र संख्या माइनस a प्लस आयोटा b किसी भी रूप में हो, बस मापांक एक ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सम्मिश्र संख्या किसी भी रूप में हो, मापांक केवल एक ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। अब देखिए संयुग्मी कॉन्जुगेट, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, अगर कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b है, अगर कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में है तो सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होगा, a माइनस आयोटा b। उसका संयुग्मी क्या होगा, a माइनस आयोटा b। इसे z बार से दर्शाया जाता है, इसे z बार से दर्शाया जाता है, a माइनस आयोटा b। इतना आया समझ में। अब आप बोलो सर हमारे पास ये आ जाएगी a माइनस आयोटा b, इसका तो आपने बताया ही है ना, तो आपको इस रूप में चेंज कर लेना है। इसको देखो मैं इसको इसे कर लूं a प्लस आयोटा माइनस का b, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब z बार कैसे निकालूंगा, a प्लस आयोटा b का मैंने क्या बोला, a माइनस आयोटा b, तो क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b। तो इसका क्या आ गया, a प्लस आयोटा b। कुल मिलाकर आपको काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह चेंज करना है और कुछ नहीं करना। कुल मिलाकर आपको कैसी भी सम्मिश्र संख्या दे, आपको केवल और केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज करना है। अगर प्लस हो तो माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस, बाकी वैसे ही रहेगी। इसे किससे दर्शाते हैं, z बार से दर्शाया जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है संयुग्मी की और मापांक की, सम्मिश्र संख्या के इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। सम्मिश्र संख्याओं के मापांक तथा, इसको हटाकर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। मापांक तथा संयुग्मी के गुण। अगर कोई संख्या z1 डॉट z2 का भाग है, अगर आपको बोला है कि z1 और z2 का गुणा करो फिर मापांक निकालो, तो ये करो, चाहे आप z1 डॉट z2 दोनों का अलग अलग निकाल के गुणा करो, दोनों आपस में बराबर है। इतना आया। दूसरा, अगर आपके पास z1 डॉट z2 का टोटल दोनों संख्याओं के गुणा होने का भाग है, तो ये z1 का भाग डॉट z2 का भाग होगा। इतना आया। अगर आपके पास ये z1 प्लस z2 का भाग है तो आप इनको भी अलग अलग कर सकते हो। अगर आपके पास z1 माइनस z2
दोनों का है तो आप Z1 का बार अपॉन Z2 का बार कर सकते हो। यही तरीका आप Z1 अपॉन Z2 का मापांक हो तो Z1 का मापांक अलग निकालो, Z2 का मापांक अलग निकालो। इतने आप फटाफट करो। ये देखो इतना आपको आया होगा। इसके आगे अगर आपके पास Z का बार हो तो वो फिर से Z आ जाता है। अगर Z बार हो तो आपके पास फिर से Z आ जाता है। इसके बाद आपके पास Z प्लस Z का बार हो, आपको बोले कि सम्मिश्र संख्या और उसका संयुग्मी दोनों को जोड़ो तो उसका आंसर आएगा 2 गुना रियल पार्ट ऑफ Z। मतलब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। ये आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये मैंने माना a प्लस आयोटा b तो ये क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। इससे ये क्या आया 2a और a क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। उम्मीद है आपको इतना आया होगा। और अगर आपको बोले Z माइनस आयोटा b, सॉरी Z माइनस Z बार, आपको बोले Z माइनस Z बार तो आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। लेकिन अगर आपको ये बोले कि Z1 डॉट Z2 का बार करो, आपको ये बोले कि Z1 डॉट Z2 का बार करो तो आपको क्या करना है? रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, आपको ये करना है। ये करो आप फटाफट, ये आप फटाफट करो। और एक चीज का ध्यान रहे कि आप चाहे Z का मापांक निकालो, चाहे Z बार का निकालो, चाहे माइनस Z का निकालो, सभी का मापांक सेम होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b का रूप हो, चाहे a माइनस आयोटा b का रूप हो, चाहे माइनस a माइनस आयोटा b का रूप हो, चाहे माइनस a प्लस आयोटा b का रूप हो, सभी का मापांक क्या होगा? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसीलिए सभी के सभी बराबर होंगे। ये आप फटाफट कीजिए। इतना आया, इतना आया। ध्यान है केवल ये Z1 के नहीं है, ये दोनों के हैं, इसलिए यहाँ दोनों के लगा है। कई बार एक के आते हैं तो आप ध्यान रहे, अगर केवल Z1 के है तो Z1 के लगा लेना, अगर दोनों के आए तो दोनों के लगाना है। इतना समझ आ रहा होगा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से लगभग बनता है, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप समझना, ध्रुवीय रूप कुछ ऐसे होता है कि r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप ये है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब r क्या है? r यहां है मापांक, मतलब z का मापांक अभी मैंने आपको बताया था √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब है ये थीटा कैसे आएगा? अब समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्वाड्रेंट है 4, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ 0, π/2, पाई, 3π/2। अगर थीटा बराबर, अगर ये पहले क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा बराबर अल्फा। अल्फा कैसे आएगा ये देखिएगा, अल्फा आएगा tan इनवर्स b/a। tan इनवर्स b/a से क्या आएगा? अल्फा। ध्यान रहे, आपको अगर सम्मिश्र संख्या कुछ ऐसे आती है, ये 4 रूप आ सकते हैं आपके पास।
ये चार रूप आपके पास आ सकते हैं, तो ये कब कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। थीटा बराबर अल्फा होगा जब पहले क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा जब दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा होगा जब तीसरे में आएगा। थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा होगा जब ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और थीटा बराबर माइनस का अल्फा होगा जब ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब चौथे चतुर्थांश में आएगा। अब ये चतुर्थांश कब चेंज होंगे ये आप देखिए, tan इनवर्स b बाई ए आप सिंपली निकाल सकते हो। आपको डिस्टर्ब होने के लिए माफी चाहता हूँ। तो हाँ, अब समझिएगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा जब थीटा बराबर अल्फा होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा जब थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में होगा जब माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, और चौथे क्वाड्रेंट में होगा जब थीटा बराबर माइनस अल्फा होगा। अब समझना कैसे, किसी कोई भी रूप हो आपको निकालना tan इनवर्स b बाई a है, a और b का चिन्ह आपको नहीं देखना, आपको सीधा लिखना है tan इनवर्स b बाई a। अब क्वाड्रेंट कब चेंज करेगा ये देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था किसी भी सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ तो हम लिखते हैं x अक्ष का निर्देशांक और यहाँ लिखते हैं y अक्ष का निर्देशांक। तो देखिए अगर मैं ये देखूं तो a भी इसमें प्लस का है और b भी इसमें प्लस का, तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब इससे जो भी अल्फा निकलेगा वो किसके बराबर होगा, थीटा के। अब इससे जब मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला तो ये लगाऊंगा, इनका चिन्ह तो मैं देखूंगा नहीं। आगे देखो a तो है प्लस का लेकिन b है माइनस का। इस कंडीशन के अंदर x अक्ष प्लस का चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, x अक्ष प्लस का y अक्ष माइनस का, तो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा बराबर माइनस का अल्फा, मतलब इससे जो भी वैल्यू आएगी उसके थीटा बराबर में क्या लग जाएगा, माइनस का अल्फा। इतना समझ आया। यहाँ पे भी हम tan इनवर्स b बाई a निकालेंगे, लेकिन जब देखते हैं तो a भी माइनस का है और b भी माइनस का है। इसका मतलब x अक्ष भी माइनस का, y अक्ष भी माइनस का, तो कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में, और अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, और थीटा कैसे निकलेगा, माइनस से पाई माइनस अल्फा से। तो यहाँ पूरी वैल्यू यहाँ रख दो और क्या आ जाएगा, ध्रुवीय रूप। अब मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ, दो एग्जांपल में आपको दे देता हूँ। जैसे एक ले लेते हैं 2 प्लस आयोटा, हम ले लेते हैं z बराबर 2 प्लस आयोटा। जब मापांक निकालूंगा तो मैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 5। अब देखिए a बराबर तो मैं 2, लेकिन b बराबर क्या है, 1 tan इनवर्स b बाई a। tan इनवर्स 1/2 कितने का, tan इनवर्स अंडर रूट 1/2। एक काम होगा, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा कर लो, इसको अंडर रूट 3 प्लस आयोटा कर लो, तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 किसकी वैल्यू, पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 पाई बाई 6 की वैल्यू, तो देखो ये तो आया हमारे पास अल्फा, a भी प्लस का है, b भी प्लस का है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा बराबर भी क्या हो गया, पाई बाई 6। तो ध्रुवीय रूप क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ध्रुवीय रूप यही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √5 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा sin पाई बाई 6, ये आ गया ध्रुवीय रूप। ये आया, इतना समझ आया। अब एक और देखिए, √3 माइनस आयोटा ले लीजिए, हम ले लेते हैं z बराबर √3 माइनस आएगा, मापांक तो वैसे ही निकलेगा r बराबर √5। अब देखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई a, तो
क्या आ जाएगा वही π/6, लेकिन यहाँ पे a तो प्लस का है लेकिन b माइनस का है। a माइनस b चौथे क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या है माइनस का अल्फा, तो क्या आ जाएगा थीटा बराबर माइनस का π/6। r cos थीटा प्लस sin का sin थीटा, r की जगह ये रहा cos थीटा प्लस आएगा sin थीटा। अब आपने पढ़ा होगा कि cos माइनस x इज इक्वल टू cos x और sin माइनस x इज इक्वल टू माइनस का sin x। तो ये तो cos माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा cos x, और ये sin माइनस x में माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस यहाँ रख के क्या आ जाएगा माइनस आएगा sin π/6। ये है इसका मेथड, ये समझ में आया। बाकी और अच्छे से समझेंगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी आगे आप जुड़े रहिए और क्लास आप पूरी लिया कीजिए, आप स्किप करके मत देखा कीजिए। बीच में कुछ ऐसी बातें होती है जो निकल जाती है और आपके समझ में नहीं आता। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।